हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से तैयार हो जाओ फटाफट। और जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, हम सेक्शन 9 स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आता, सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और 100 में से 90 बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं सर जब स्कोप ऑफ इनकम का पता लग गया, किस पे इनकम टैक्स लगना है किस पे नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लग गया, तो इसका सीन ही क्या है। 3 बार एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का बेटा आ चुका है और एक नंबर मायने रखता है। मुझे पता है इसकी वेटेज कम है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए और इनकम टैक्स में क्लैरिटी के लिए ये स्कोप, ये सेक्शन 9 आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है बेटा। हमारी ज़्यादा नहीं, 10 से 15 से 20 मिनट खर्च होंगे बेटा, और हम सेक्शन 9 के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे दिमाग घूमता है वो भी हम सीखेंगे। चलिए करते हैं सेक्शन 9 स्टार्ट। इसका नाम है बेटा इनकम विच आर डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। झगड़ा होता है, हम कहेंगे हमने बाहर से कमाई ही नहीं, कंपनियां क्या बोलेंगी टैक्स से बचने के लिए, हमने बाहर से कमाई ही नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, कमाई है, कमाई नहीं तो कमाई गई मान ली जाएगी। तो ऐसे कौन से केस हैं जब इनकम भारत में एक्रूराइज नहीं डीम्ड टू बी एक्रूराइज मानी जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले ये समझ में आ गया किसके लिए वीडियो बना रहे हैं, कौन सी इनकम ऐसी है इंडिया में जिनको डीम्ड टू बी एक्रूराइज भारत से कमाया या कमाया गया मान लिया जाता है। थोड़ा सा लंबा चलेगा, डेप्थ में जाना है, बी मास्टर ऑफ इनकम टैक्स तो समझना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। चलिएगा, फर्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा बेटा ये द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। माइंड को थोड़ा सा शार्प करना, मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा कम डिटेल में जाऊंगा, बाकी आपको करना है, स्पून फीडिंग नहीं होगी। तो सीए स्टूडेंट हैं आप तो बड़े ध्यान से, वो इनकम इंडिया में कमाई मान ली जाएंगी जो चाहे बेशक तुमने बाहर से कमाई हो, जिनका कनेक्शन इंडिया से था, जिनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से था। मैंने क्या बोला पता है, वो इनकम इंडिया से कमाई गई इनकम मानी जाएंगी जिनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से था। अब सवाल पता है क्या है, हर बंदा बोलेगा मेरा तो बिजनेस कनेक्शन था ही नहीं, इसलिए बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन है। और बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन के बाद ढेरों लाखों केसेस आए, उसके बाद लगातार क्लैरिफिकेशन आई। तो क्या है बिजनेस कनेक्शन, किसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन उसका इंडिया में 2 तरीके से हो सकता है। इनकम टैक्स ने क्लैरिफिकेशन दिया, अगर तू नहीं कि यहाँ काम कर रहा, नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉन रेजिडेंट बाहर बैठ जाता है आउटसाइड इंडिया, और कोई अपना एजेंट इंडिया में छोड़ देता है। एजेंट यहाँ से उसके ऑर्डर बुक कर देता है, उसका माल बिकवा देता है, यहाँ से उसके लिए ऑर्डर सिक्योर कर लेता है, और फिर वो नॉन रेजिडेंट बोलता है मैं तो यहाँ था ही नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे नहीं छोड़ेगा, क्या बोलता है, तेरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा अगर तो तेरे थ्रू एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, या तो कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस में काम कर रहा है। सर ये क्या होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इसको सैप भी बोलते हैं बेटा, और इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सैप क्या होता है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब आजकल बेटा डाटा को डाउनलोड करने का, सॉफ्टवेयर और डिजिटल माध्यम से वेबसाइट के थ्रू काम करने का बड़ा रीति रिवाज आ गया है। तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अगर तू डिजिटली भी इंडिया में काम कर रहा है या एजेंट के थ्रू काम कर रहा है तो तेरा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, और जो इनकम तूने फिर जो तू कह रहा है हमने बाहर से कमाई, वो इनकम इंडिया से कमाई मान ली जाएगी। और जैसे ही इनकम इंडिया से कमाई मानी जाएगी बेटा, फिर तू चाहे ऑर्डिनरी है, चाहे तू नॉट ऑर्डिनरी है, और चाहे तू नॉन रेजिडेंट है, टैक्स तो इंडिया में देना पड़ेगा। सर एजेंट इंडिया में क्या करता हूँ, वो एजेंट जो उसका यहाँ पे वो 2-3 काम करता है उसके लिए, या तो उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, अंडरलाइन करना फटाफट, सिक्योर द ऑर्डर इन इंडिया, या उस नॉन रेजिडेंट के ब्याह पे यहाँ पे उसका स्टॉक मेंटेन करता है, या उसके ब्याह पे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करता है। अल्टीमेटली दूसरे के ब्याह पे इंडिया में अपना बिजनेस चला रहा है और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनको किस क्लॉज में पकड़ लेंगे, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्सेप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों एक्सेप्शन केस स्टडी वाली हैं, तीनों की तीनों सीए फाइनल में कभी ना कहीं टच हुई हैं, हालांकि इंटर में कम आई है लेकिन फाइनल में जरूर आई हैं। एक्सेप्शन, अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, देखिए मैंने चार्ट में बेटा सब कुछ बना रखा है, ये आउटसाइड इंडिया में नॉन रेजिडेंट, ये इंडिया का नक्शा है बेटा, ये नक्शा है इंडिया का, ये नक्शा इंडिया का, मुझे ऐसा ही बनाना आया। इंडिया से गुड्स खरीदता है, फटाफट मजाक छोड़िएगा, इंडिया से गुड्स खरीदता है, अरे इंडिया से गुड्स खरीदिए तो पैसे दिए हैं, और उन गुड्स को बेचता भारत से बाहर है, मतलब करता क्या है, सिर्फ इंडिया से सिर्फ परचेजिंग करता है, और कोई एक्टिविटी इंडिया के साथ नहीं, इंडिया से माल खरीदता है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देता है। अब यहाँ पे आपको पेपर में चेक लगाना पड़ेगा क्या उसकी यहाँ पे कोई अदर एक्टिविटी है या उसकी अदर एक्टिविटी नहीं है। अदर एक्टिविटीज जैसे सर बेटा इंडिया से ही माल खरीदता और इंडिया से ही बनाता और फिर बाहर बेचता हो तो एक्टिविटी आ गई। सिर्फ इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करता है, बनाता बाहर है, बेचता बाहर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर उसका डोंट हैव एनी अदर एक्टिविटी तो नो बीसी। बीसी मतलब बीसी
बिजनेस कनेक्शन, उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। और अगर उसकी इंडिया में कोई अदर एक्टिविटी है तो उसका बिजनेस कनेक्शन है। केस स्टडी थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गई। ये 3 एक्सेप्शन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जहाँ बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। फर्स्ट पॉइंट की 3 एक्सेप्शन, कभी सोचो हम पॉइंट्स कर रहे हैं, पहले पॉइंट की 3 एक्सेप्शन, ए पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका बिजनेस है, देखिए बेटा उसका बिजनेस क्या है, वो न्यूज़ एजेंसी का बिजनेस है, या वो न्यूज़पेपर पब्लिश करने का काम करता है, या वो मैगजीन या जर्नलिस्ट है। और वो पता है न्यूज़ कहाँ से उठाता है, न्यूज़ इंडिया से कलेक्ट करता है न्यूज़, और व्यूज़ इंडिया से उठाता है। अगर वो इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करके सिर्फ ट्रांसमिट आउटसाइड इंडिया करता है तो उसका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया से नहीं है, आप उसे टैक्स नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही उसकी न्यूज़ टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या ये न्यूज़पेपर इंडिया में सेल होगा या नहीं होगा, आप 2 पैरामीटर लगा दो, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या न्यूज़पेपर सेल इन इंडिया, या तो यस का केस या नो का केस। यस तो बिजनेस कनेक्शन है, और नो तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। इतना सिंप्लीफाइड चार्ट बना के बेटा केस स्टडी में एक्सप्लेन कर रखा है, इनके पीछे बड़े बड़े सर्कुलर हैं, तो मैंने इनको सिंप्लीफाइड कर दिया। कोई बाहर का बंदा जिसका न्यूज़ कलेक्शन का बिजनेस है, वो इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करके अगर बाहर दिखाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसका ये न्यूज़ इंडिया में टेलीकास्ट करती पकड़ी गई, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ की इंडिया में पकड़ी गई, तो उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा, और बिजनेस कनेक्शन बनते हैं क्या लेंगे, तरह से टैक्स ले लेंगे। थर्ड पॉइंट, कोई नॉन रेजिडेंट है, उसका शूटिंग और सिनेमाटोग्राफ फिल्म, वो बेटा फिल्म को शूट करने का बिजनेस करता है, इंडिया में आता है, फिल्म शूट करता है, बाहर जाके प्रसारित, तो इंडिया में इसका कोई शो नहीं दिखता बेटा। फॉरनर का कभी कभार, वैसे तो इंडिया में आते हैं अच्छी जगहों पे, तो फिल्म शूट कर लेते हैं, सीन शूट कर लेते हैं, और शूट करने के बाद उनके थिएटर्स में बाहर ही दिखाते हैं, तो इसको कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बोलते। लेकिन कब बिजनेस कनेक्शन आ जाएगा, फिल्म टेलीकास्ट इन इंडिया, क्या ये फिल्म इंडिया में दिखाई जा रही है, यस का केस या नो का केस। यस होते ही बिजनेस कनेक्शन है, और नो होते ही बिजनेस कनेक्शन नहीं है। समझ रहे ना बेटा, अब कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 9। अगर ऐसे घुमा के 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल दिए, पर कच्चे उड़ जाएंगे बच्चों के, और क्या बोलेंगे, सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, लोग करवाते नहीं है सेक्शन 9 डेप्थ में। 100 में से 90 टीचर ये कह छोड़ देता है ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड है, और हमें सारा करके जाना है, और तुम भी सारा करके जाओगे, चलिएगा। तो एक पार्ट हमने कवर कर लिया। फर्स्ट पॉइंट था जिसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होगा। बिजनेस कनेक्शन पे देखो बेटा, मैंने आपको कितनी बातें बताई हैं। बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, एजेंट के थ्रू कब होता है, सैप के थ्रू कब होता है, कौन सी चीज़ें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती। तो एक लेक्चर तो पूरा बिजनेस कनेक्शन पे था। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई बंदा एनी पर्सन होल्डिंग शेयर, कि बेटा बाहर के किसी बंदे ने इंडिया कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, रहता बाहर है, यूके का कोई बंदा इंडिया कंपनी के शेयर ले लेता है, और बाहर रह के बाहर ही मान लो शेयर ट्रांसफर चाहे इंडिया में करे चाहे आउटसाइड इंडिया करे, वो हमें मायने नहीं रखता। किसी बंदे ने इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं, वो बंदा बाहर रहता है, तो शेयर ट्रांसफर करने से अगर उसको कैपिटल गेन आता है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर किसके हैं, अरे इंडियन कंपनी के शेयर हैं, तो मान लिया जाएगा तूने इनकम भी इंडिया से कमाई है। वो पता क्या बोलेगा, मैंने तो मैं बाहर रहता हूँ, मैंने बाहर के बंदे को बेचे हैं, तुम्हारा क्या, तुम क्या बोलेंगे, हमारे शेयर थे, हट साइड। ओके, सेकेंड पॉइंट, सर अगर कोई बाहर का बंदा फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे, तो बेटा बाहर का बंदा फॉरेन कंपनी के, बाहर का बंदा बाहर की कंपनी के बाहर शेयर बेच रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नो बिजनेस कनेक्शन। लेकिन अगर ध्यान सुनना बेटा, सबसे टिपिकल केस में करवा रहा हूं, समझ लो, बाहर का बंदा फॉरेन कंपनी के शेयर्स तो बेच रहा है बाहर के बंदे को, लेकिन वो जो फॉरेन कंपनी है ना, उसके शेयर की वैल्यू पता है क्यों है, उसके शेयर की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इंडिया में एसेट। बाहर की कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है, और उस बाहर की कंपनी की एसेट्स कहाँ रखी हुई हैं, इंडिया में है, उसने यहाँ किसी इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो बेटा फॉरेन कंपनी के भी शेयर्स अगर इंडियन एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेशक फॉरेन कंपनी के शेयर फॉरेन में बिके हों, छोड़ेंगे नहीं, टैक्स लेके जाएंगे। तो देखिए मैंने क्या क्वेश्चन बनाया है, एनी पर्सन होल्ड करता है शेयर फॉरेन कंपनी के, और ये शेयर्स की वैल्यू, देखिए बेटा मैंने वर्ड भी क्या लिया, वैल्यू ऑफ द शेयर, इन शेयर्स की वैल्यू कब है, बिकॉज ऑफ द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। कितनी इजी लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। और ये शेयर अगर कल को ट्रांसफर करता है, तो इंडिया में ट्रांसफर करे या बाहर ट्रांसफर करे, कहीं ट्रांसफर करे, शेयर्स की वैल्यू कहाँ से आई, इंडिया में एसेट की वजह से ना, तो डीम्ड टू बी इनकम इन इंडिया, इसको इंडिया में इनकम मान लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, इंडिविजुअल है, यहाँ का सिटीजन है, जैसे बेटा मैं यहाँ इंडिविजुअल भी हूँ, भारत का नागरिक भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ मैं, और गवर्नमेंट मुझे उठा के लंदन पोस्ट कर देती है। मैं बैंक में था, उसने मुझे लंदन बैंक में भेज दिया, तो मुझे सैलरी अब भी कहाँ से मिल रही है, भारत सरकार से मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है। अब मैं वहाँ जाके कहता हूँ मैं इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा, वो कहेगी क्यों, मैंने कहा मैं सर्विस तो लंदन में दे रहा हूँ, तो कहेगी एम्प्लॉयर कहाँ बैठा तेरा, तो ये इनकम भी भारत से कमाई गई मानी जाएगी। 3 पॉइंट हो चुके बेटा। फोर्थ पॉइंट के मैं 3 केस बनाऊंगा, वैसे तो एक ही केस बनाते हैं, लेकिन मैं 3 केस बनाऊंगा, और आप
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये देखना केस में कितनी पेचीदगियाँ हैं, कितनी बारीकियाँ हैं। गवर्नमेंट ने लोन लिया, भारत सरकार ने लोन लिया कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से। किसी से भी लोन लिया, आउटसाइड इंडिया से लोन लेगी तो इंटरेस्ट कौन पे करेगी? भारत सरकार। अगर भारत सरकार इंटरेस्ट पे करेगी तो हमारा तो क्या है बेटा? खर्चा। जिस बंदे से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी क्या है? इनकम। अब उसकी इनकम है, ये इनकम उसने कहाँ से कमाई? सोच के बताओ। भारत सरकार ने लोन लिया कहाँ से? मान लो जर्मनी के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब जर्मनी वाले बंदे को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो जर्मनी वाले बंदे की क्या है? इनकम। पर कमाई कहाँ से उसने? इंडिया से। तो ये इनकम इंडिया में कमाई गई मानी जाएगी, इस पर भी उस जर्मनी वाले बंदे को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर वो लोन यूज़ कहाँ पे हुआ? मैंने लिखा लोन स्पेंट। चाहे इंडिया में यूज़ हुआ हो, चाहे वो लोन आउटसाइड इंडिया यूज हुआ हो, ये कोई मायने नहीं रखता। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में यूज़ मैटर नहीं करता, ये लाइन लिख लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो यूज़ मैटर नहीं करता, वो इंटरेस्ट सामने वाले की इनकम बनेगा और डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया माना जाएगा। दूसरा केस, अगर लोन गवर्नमेंट ना लेके किसी अदर बंदे ने लिया है, एनी पर्सन एक्सेप्ट गवर्नमेंट, बाकी केस सेम है। अब की बार इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, सामने वाले की इनकम है, लेकिन वो इनकम इंडिया में तभी मानी जाएगी अगर लोन इंडिया में यूज हो रहा है तो। देखा बेटा केस में फ़र्क समझ में आ गया होगा? गवर्नमेंट लोन लेती है, इंटरेस्ट देती है, सामने वाले की इनकम बन जाएगी 100%, चाहे लोन इंडिया में यूज हुआ हो चाहे ना हुआ हो। गवर्नमेंट के अलावा हम जैसे आम नागरिकों ने लोन लिया है और इंटरेस्ट बदले में दिया है, वो इंटरेस्ट सामने वाले की इनकम तभी बनेगी जब ये लोन इंडिया में यूटिलाइज हुआ है। अगर लोन हमने लेके इंडिया ये बाहर खर्च किया है तो बेटा ये इनकम इंडिया में डीम्ड टू बी एक्रूराइज नहीं मानी जाएगी। कितने खतरनाक पॉइंट है, इससे खतरनाक पॉइंट कराऊं? थर्ड पॉइंट, लोन लेने वाला नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट ने लोन लिया है, नॉन रेजिडेंट से लोन लिया है। अब सर अब फिर वही इंटरेस्ट ये बंदा पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो साथ में एक कंडीशन और। पहले क्या था? लोन यूज्ड इन इंडिया, वो तो कंडीशन यहाँ भी है, लोन इंडिया में यूज होना चाहिए, लेकिन इंडिया में भी बिजनेस में यूज होना चाहिए। वो तरीके देखो मैंने चार्ट कैसे बनाया। नॉन रेजिडेंट ने एनी पर्सन से लोन लिया, बदले में क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट दिया। अब वो लोन देखो कहाँ यूज़ हो रहा है, लोन या तो इंडिया में यूज़ हो रहा है या आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया तो कट मार दो, इनकम है ही नहीं इंडिया में। अगर लोन इंडिया में यूज़ हो रहा था, इसके फिर से दो पार्ट करो बेटा, बिजनेस में यूज़ हो रहा है या अदर हेड में यूज़ हो रहा है। बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो ही सामने वाले की इनकम मानी जाएगी। उस तरीके 3 केस बनाए, गवर्नमेंट का केस अलग, अदर पर्सन का केस अलग, नॉन रेजिडेंट का केस अलग। एक में यूज़ देखा ही नहीं जाता, एक में सिर्फ यूज देखा जाता है, कौन से हेड में देखा जाता है ये मायने नहीं रखता, और तीसरा केस तो ऐसा है जिसमें यूज़ भी होना चाहिए और यूज़ भी बिजनेस में होना चाहिए। 5वां पॉइंट आप अपने आप कर लेंगे बेटा, ये बिल्कुल इंटरेस्ट जैसा है। अगर गवर्नमेंट ने बाहर से किसी का पेटेंट या कोई टेक्निकल सर्विस ली है, गवर्नमेंट ने टेक्निकल सर्विस ली है, तो वो टेक्निकल सर्विस चाहे इंडिया में यूज हो चाहे ना हो, जो गवर्नमेंट ने बदले में पे किया उसको बोलते हैं बेटा रॉयल्टी। जब हम किसी का पेटेंट या टेक्निकल सर्विस यूज करते हैं तो बदले में हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट सामने वाले को रॉयल्टी पे करेगी बेटा, हमारा क्या है? खर्चा, सामने वाले की क्या है? इनकम। तो उस इनकम को भी डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया में माना जाएगा, चाहे वो पेटेंट चाहे वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज हो चाहे ना हो। लेकिन इसमें फ़र्क आएगा, बताओ कैसे? जैसे इंटरेस्ट वाले में आया था, अगर गवर्नमेंट के अलावा हम जैसे आम बंदे कोई टेक्निकल सर्विस या कोई पेटेंट बाहर से लेते हैं, आउटसाइड इंडिया से लेते हैं, तो सामने वाले की इनकम तभी बनेगी जब वो पेटेंट इंडिया में यूज़ होगा, या तो इंडिया में यूज़ होगा या नहीं होगा। इंडिया में यूज़ हुआ तो सामने वाले की इनकम है, और इंडिया में यूज़ नहीं हुआ तो वो एब्रोड की इनकम, यहाँ की इनकम नहीं मानी जाएगी। जी सर। 6th पॉइंट आ गया बेटा आपका, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो बाहर से बाहर बैठा है, पेंशन ले रहा है। जैसे बेटा आप भारत सरकार के एम्प्लॉय हो और अब आपने यहाँ से आपकी जॉब पूरी होगी, आपका रिटायरमेंट होगी, और रिटायरमेंट के बाद विदेश में जाके बस गए, 60 साल यहाँ नौकरी करी, आप विदेश में जाके बस गए। अब आपको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। पेंशन कौन दे रहा है? भारत का बंदा। एम्प्लॉयर आपका कहाँ बैठा है? भारत में बैठा है। बेटा एम्प्लॉयर बाहर में बैठा है, आपने जॉब भारत में करी थी, उस जॉब की वजह से ही तो आपको पेंशन मिल रही है। अब आप फॉरेन में बैठ के पता है क्या कह रहे हो? ये इसी इनकम पर मैं टैक्स क्यों दूँ? तो भारत सरकार क्या बोलेगी? ये इनकम भी भारत में कमाई गई मानी जाएगी, क्योंकि तेरा एम्प्लॉयर कहाँ बैठा है? इंडिया में बैठा है। चल बेटा टैक्स दे। 7वां पॉइंट, किसी रेजिडेंट ने, यहाँ के रेजिडेंट ने, रेजिडेंट कैसे बनता है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर गिफ्ट दिया है किसी बाहर के बंदे को, जैसे बेटा मैं मिस्टर बराक ओबामा को गिफ्ट देता हूँ कि रोहतक में मेरी प्रॉपर्टी है, वो आज से आपके नाम, समझ गए? ठीक है जी। प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, गिफ्ट किस कहाँ करी है? आउटसाइड इंडिया को। तो बराक ओबामा को कल के वो इस घर से कुछ भी मिलेगा तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम भी डीम टू बी एक्रूराइज इंडिया से मानी जाएगी। चलिए बेटा ये थे सारे पॉइंट्स, 7 केस मैंने आपको कराए। कितने सारे पॉइंट्स थे। गवर्नमेंट लोन लेती है, आप लोन लेते हैं, नॉन रेजिडेंट लोन लेता है, इंटरेस्ट किसको देते हैं, पेटेंट यूज़ कहाँ पे होता है, लोन यूज़ कहाँ पे होता है, बिजनेस कनेक्शन कैसे होता है, एजेंट क्या होता है, सैप क्या होता है, कितने सारे पॉइंट्स थे सेक्शन 9 के अंदर, और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं।
छोड़ना नहीं है, पक्का करना है, या तो करो मत, या करो तो पक्का करके चलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।